जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है कि जनता दल यू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके पास नीतीश जी को छोड़ के दूसरा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। तो जो जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है उसी को बनने की बात होती है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। इसको दूर करने के लिए या कम करने के दिशा में अब क्या कदम उठाने जा रहे हैं? तो गरीबी में जो हमारी स्थिति है या गरीबी के जिस स्तर पर है, आप ये देखिए कि हम कहां से उठ के कहां पहुंचे हैं। कि हमारे यहाँ कोई खान खदान तो है नहीं। किसी प्रदेश को सोने की खान है तो किसी को हीरे की खान है, किसी को सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा मिला हुआ है। वे अपने सरल स्वभाव और साफ सोच के कारण युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के सबके दिलों में जगह बना लेते हैं। प्रदेश के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमेशा स्पष्ट दिखाई देती है। लंबा राजनीतिक अनुभव और जनता से गहरा जुड़ाव उन्हें एक अलग पहचान दिलाता है। आज प्रभात खबर के मंच पर आमंत्रित हम करने जा रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी का। बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा हमारे स्थानीय संपादक अनुराग कश्यप और पवन प्रत्यय जी को कि आप अतिथि को लेकर के, गणमान्य को लेकर के मंच पर आए ताकि हम हमारे स्टेट एडिटर अजय कुमार जी को कि आप आए और अतिथि का बुके और मोमेंटो लेकर के स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जी हैं। आपसे बातचीत का सिलसिला अजय कुमार स्टेट एडिटर हमारे करेंगे। साथ में रंजीत कुमार स्थानीय संपादक पटना भी इनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। प्रभात खबर के यह संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विजय कुमार चौधरी जी, संसदीय कार्य मंत्री, सिंचाई मंत्री, और पार्टी के तौर पर कहें जदयू का एक सौम्य चेहरा जो लोगों के बीच अपने अलग मिजाज और तौर तरीकों से, तहजीब से मिलने में जिसकी पहचान है, उस विजय कुमार चौधरी जी का पुनः प्रभात खबर परिवार की ओर से स्वागत और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल यही कि 20 साल के बाद आपको क्यों लगता है कि 5 साल और मिलना चाहिए? सबसे पहले तो प्रभात खबर परिवार को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने एक बड़ा ही प्रासंगिक कार्यक्रम, आज का यह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस बहाने हमको भी बुला लिया तो कुछ अपनी बात कहने का मौका दे दिया। इसके लिए आभार भी प्रकट करते हैं। और जाहिर सी बात है कि 20 वर्षों के बाद भी हम 5 वर्ष चाहते हैं अपने काम, अपनी उपलब्धियों, जो हमने विकास किया है, उसका जो प्रभाव है बिहार की जनता पर या समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो हम लोगों ने उत्थान के कार्यक्रम बनाए, उनको लागू किया और उसका जो असर दिख रहा है वो लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। और हमें तो इस बार की स्थिति एक दूसरे मायने से सब बार से अलग दिखती है कि लोगों में जो संतुष्टि है सरकार के कार्यों के प्रति, ये संतुष्टि का भाव पिछले किसी चुनाव के काल में हमने नहीं महसूस किया था। वो संतुष्टि इस बार दिख रही है। तो स्वाभाविक रूप से हमने काम किया है, विकास किया है, लोगों का जीवन
सुगम हुआ है, सुखद हुआ है। और ख़ास तौर से हम समझते हैं आप या जो लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हैं या जो भी जब भी इस कार्यक्रम को बिहार के किसी कोने में सुनेंगे या पढ़ेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों से लेके नगर के क्षेत्रों तक सब लोग महसूस करेंगे अपने आसपास जो उनके विकास के काम हुए, उनकी दृष्टि में बरबस वो चीजें दौड़ जाएंगी और वो खुद महसूस करेंगे कि काम हुआ है। इसीलिए अपने काम की बदौलत हमने जो लोगों की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो सेवा की है और लोगों में जो मैंने विकास का भाव महसूस किया है, उसके आधार पर हम लोग चाहते हैं कि आखिर जब लगातार चल रहा है विकास, फिर क्यों न करें विश्वास। सीधी बात जी। आपने कहें तो आपने कांग्रेस पार्टी से पहली बार विधायक होने का वो हासिल किया था। विधायक आप बने थे कांग्रेस 1982 में, वो भी बैंक की नौकरी से त्याग पत्र देकर। तो आपने कांग्रेस का वो पूरा राज देखा, बीच में लालू प्रसाद जी का। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि यह जो क्या दृष्टिहीनता की बात थी या संसाधनों का अभाव था। लोग ये भी बोलते हैं कि पहले इसलिए बिहार हम लोग डेवलप नहीं कर पाया कि सेंटर से उतना धन नहीं मिल पाता था, या जो पॉलिसी थी गार्डगिल फॉर्मूला, जिसके बारे में काफी हिंदी प्रदेश के राज्यों की ओर से काफी विरोध भी होता था कि आप इस फॉर्मूले को बदलिए, जहां केंद्र की हिस्सेदारी राज्यों को नहीं मिल पाती है। तो ये सवाल था या दृष्टिहीनता थी? देखिए, कोई भी इस तरह की लगातार चलने वाली प्रक्रिया जो चाहे आर्थिक विकास हो या पिछड़ापन, तो किसी एक ही कारण को हम उसका मूल्य नहीं मानते। जैसे आपने कहा कि गार्डगिल फॉर्मूला के तहत जो नीति तय बिहार के हित में नहीं महसूस हो रहा था। बिहार के लोग लगातार मांग कर रहे, या फिर धारा समानीकरण, ट्रेड इक्वलाइजेशन की जो बात, वो भी बिहार के हित में नहीं, बिहार की तरफ से विरोध हो रहा है। तो ये सब बातें भी अपने जगह पर एक अर्थ में कारक थी, लेकिन यही हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व की खासियत है कि उन सब चीजों के बावजूद अपने सीमित संसाधनों में नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया कि जब संकल्प पक्का हो, इरादा साफ हो और कार्यशैली ईमानदार हो, तो आप सभी सीमाओं के बावजूद इस तेज गति से विकास कर सकते हैं कि दूसरे भी देखते रह जाएंगे और पीछे। और इसका तो सीधा उदाहरण अभी है। अभी कितने दिन पहले हम समझते हैं, पिछले हफ्ते जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कहिए या कार्यालय कहिए, एनएसओ जो करते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, उसने जो आंकड़े जारी किए अभी तुरंत आया है 2024-25 का जो मतलब अंतिम फाइनल समीक्षा करके वो लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट देते, उसमें आप देखिए कि बिहार की तरक्की सिर्फ एक तमिलनाडु को छोड़ के देश के सभी राज्यों से अधिक तेज गति से, यानी सबसे तेज प्रगति दर बिहार का रहा। राष्ट्रीय औसत भी, जो राष्ट्रीय औसत सभी राज्यों का मिला के बनाया है, राष्ट्रीय औसत है 9.8% ग्रोथ रेट, प्रगति दर 24-25, और बिहार का है 13.0। अब सोच लीजिए, हम लोग राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है
और पहली दफा जो बिहार की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है या सबसे बड़ी चीज है जो उल्लेखनीय है कि पहली बार बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान कृषि क्षेत्र से ज्यादा है। मतलब हम लोगों का जीएसडीपी जिसको सकल घरेलू उत्पाद राज्य का कहते हैं वो बिहार का समझिए लगभग 10 लाख करोड़ मतलब 9,90,91,000 करोड़ करीब हो चुका है सकल पूरा इकोनॉमी। उसमें पहली दफा कृषि क्षेत्र से ज्यादा योगदान उद्योग क्षेत्र का ये पहला इंडिकेटर है यानी संकेतक कि अब हम विकासशील अवस्था विकसित अवस्था की तरफ बढ़ चले। ये पहली निशानी है कि पहली बार इतिहास में था कि हमारे यहाँ और ये इसीलिए हुआ है कि जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतियां बनी जो संस्थागत परिवर्तन जिसको इंस्टीट्यूशनल मॉडिफिकेशंस या इम्प्रूवमेंट्स ये हो गए। इसका परिणाम है कि निजी निवेश होने से आज उद्योग क्षेत्र का आकार किसी क्षेत्र से बढ़ गया। तो ये सब निशानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारे संसाधन की सीमाएं हैं, लेकिन हमने देश को ये बता दिया है कि अगर संसाधन सीमित भी हो, इरादा साफ हो, ईमानदार हो, कार्यशैली सही तो आप तरक्की अच्छी गति से कर सकते हैं। जी विजय जी, आपने विकास की बात कही। भोजनावकाश के पहले जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मंच पर थे, उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए और सरकार को उसमें विफल बताया। आप इस पर क्या? पहली बात तो यही कहेंगे कि आपने ही कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष है। किसी सरकार के प्रतिपक्ष से सरकार के लोग तो ये उम्मीद करते भी है कि वो हमारी तारीफ करें, हम कितना अच्छा काम करें। उनके अपने औचित्य की प्रासंगिकता ही रहेगी सरकार में खिलाफत करने। एक तो अपना वो अस्तित्व बचा रहे हैं पहली बात। दूसरी बात विधि व्यवस्था की जो बात आप भी जानते हैं तो सब लोग महसूस करें कि विकास की पहली आवश्यकता ही विधि व्यवस्था में सुधार है। अभी हमने आपको बताया कि निजी निवेश बढ़ा है, उद्योग क्षेत्र का आकार बढ़ा है और उसमें तरक्की की रफ्तार बढ़ी। और इस बात को कहें कि 24-25 के आंकड़े ले तो औद्योगिक क्षेत्र में हमारी प्रगति दर सर्विस सेक्टर से भी ज्यादा है, सेवा क्षेत्र से भी ज्यादा है। अगर जैसे इस बार 24-25 का देखें तो हमको लगता है 9.4 या 5% है सर्विस सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर होता है उसमें विकास 13.5 और उद्योग क्षेत्र में विकास है 15%। तो ये जो उद्योग क्षेत्र का विकास है, उद्योग में निवेश कर रहा है, ये अपने आप साबित करता है कि निवेशकों की या उद्योग में जो लोग रुचि रखते हैं उनका बिहार में और बिहार की आबोहवा में, बिहार की सरकार में, यहाँ के विधि व्यवस्था में आखिर विश्वास बढ़ा है तभी तो निवेश कर रहे हैं। तो एक समय था कि जो उद्योग यहाँ लगे हुए थे, जो निवेश हो चुके थे, वो भी विड्रॉ करके वापस करके लोग बाहर जा रहे और आज वो क्षेत्र सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा है। ये अपने आप में प्रमाण है कि लोगों की सरकार की जो जीरो टॉलरेंस है अपराध, लोगों को उसमें भरोसा बढ़ा। और मैं फिर स्पष्ट करूं कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति का मतलब मैंने बिल्कुल कोई अपराध नहीं होगा ये नहीं होता है। जैसे ये आदर्श स्थिति होती
अपराध शून्यता जो करते हैं, ये आदर्श स्थिति, ये सरकार भी चाहे, लेकिन ये तो कहीं आप देख नहीं रहे। अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, सबसे विकसित देश है अमेरिका में, अभी इसी पिछले हफ्ते क्या सब हुआ है, कोई इस देश में भी, इस राज्य में भी नहीं सोच सकता है। तो ये शून्यता एक आदर्श स्थिति है, लेकिन सुशासन या कानून व्यवस्था अच्छा हो या कानून का राज स्थापित रहे, इसी को कहते हैं जिसमें कि अगर आपराधिक घटनाएं घटती तो उसकी खोजबीन की जाती है, उसका पुलिस अनुसंधान करती है और सही अपराधी को सामने लाकर कानून के हवाले किया जाता है, उसको उसके कृत्य के अनुरूप सजा मिलती है। यही सुशासन है। जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है इस बार? इसका अभी निर्णय नहीं हुआ। हमारे गठबंधन के सभी साथी, अभी भी मैं आपके कार्यक्रम में सीधे मसौरी से आ रहा है, वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे एनडीए के पांचों घटक दल है, उनका एक संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, और जैसे वही सीट एनडीए के खाते में आज नहीं, वहां से राजद के उम्मीदवार जीते, वहां पर पांचों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से यही निर्णय लिया कि पांचों पार्टी में जिस भी पार्टी का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा सब मिलकर उसको जिताए। यानी का मतलब है कि पांचों पार्टियों में आपसी सामंजस्य और समझदारी मुकम्मल है। समय रहते सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा सौहार्दपूर्ण तरीके। उसी तरीके से बिहार में स्वाभाविक नेता है नीतीश कुमार, इसलिए जब बहुमत आएगा तो जो जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है उसी को बनने की बात होती है। बिल्कुल, आपने ठीक ही कहा। लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके पास नीतीश जी को छोड़ के दूसरा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। क्या ऐसा आप मानते हैं? ये बोलना जो है कि एनडीए के घटक दल में कहिए या पूरे मैंने सभी पार्टियों के, भाजपा हो या जेडीयू हो या लोजपा हो या किसी दल में मुख्यमंत्री के लायक कोई दूसरा चेहरा नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार को मानते हैं। ये बात बोलने का मतलब ही है कि वो पेच फंसा रहे हैं, अपने एजेंडा पर उछल के कुछ गलत फहमियां पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कुछ दिन कोशिश करते हैं फिर थक हार के बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि इस बार चुनाव के पहले हम लोग नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में देखेंगे? ये बात बराबर फिर हम कहेंगे कि बराबर मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच लाया जाता है, उछाला जाता है, और हमने कई बार कहा है कि जनता दल यू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। इसमें निर्णय लेने की अलग प्रक्रिया है, वो सभी के परामर्श से होता है और अंतिम निर्णय नीतीश कुमार जी का होता है। और वही प्रक्रिया या वही स्थिति इस मुद्दे पर भी लागू है। जो उनके पुत्र निशांत जी राजनीति में आएंगे, इस पार्टी में आएंगे, नेतृत्व करेंगे नहीं करेंगे, ये निर्णय शुद्ध रूप से नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार। उसमें बेकार सब लोग अपनी अपनी दृष्टि, अपना अपना दिमाग लगा के अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते रहते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी, ये पिछले दिनों, पिछले कुछ साल पहले जाति गणना की रिपोर्ट आई, उसके आलोक में देखें तो खास तौर से बिहार का जो ग्रामांचल है वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है, चाहे वो गरीबी के मोर्चे पर है, पलायन उसके चलते है। तो
इस दिशा में आप जो 5 साल मांग रहे हैं लोगों से, तो पलायन, रोजगार के बारे में हालांकि काफी घोषणाएं हुई हैं, फिर भी पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। इसको दूर करने के लिए या कम करने के दिशा में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? नहीं, पहले तो आपने जो कहा कि जो ये जाति गणना जो की गई, उसमें गरीबी की निराशाजनक या मतलब बहुत खराब स्थिति आई है। हमारे समझ से ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। जहां भी स्थिति, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चाहे विकास हो या कोई दूसरा पैमाना हो, दो चीजें होती हैं। एक होती है कि आप कहाँ खड़े हैं, मतलब आपकी स्थिति क्या है, और दूसरा होता है कि आप जा किधर रहे हैं। माने जहां भी खड़े हैं, आप नीचे से उठ के वहां पहुंचे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कि ऊपर थे और नीचे गिर के वहां पहुंचे हैं जहां है। सबसे देखने की चीज वो होती है। तो गरीबी में जो हमारी स्थिति है या गरीबी के जिस स्तर पर हम हैं, आप ये देखिए कि हम कहां से उठ के कहां पहुंचे हैं। आप ये देखिए, गरीबी की बात किए तो उसी जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, जो एनएसओ का जो डेटा रिलीज हुआ है, जो आंकड़े आए हैं, पिछले साल ही हम लोगों के बिहार का प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम लगभग 8,000 रुपया प्रति व्यक्ति बढ़ा है। प्रति व्यक्ति जो 68,000 कुछ था, 600 कुछ, वो 76,600 कुछ हो गया है। तो ये तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो गरीब हम हैं और स्वाभाविक रूप से हम गरीब हैं। तो इसके कई कारण हैं। आपने भी शुरू में चर्चा की, केंद्र की नीतियों की चर्चा की। कुछ हमारी भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है, जिसको ज्योग्राफिकल लोकेशन कहते हैं, कि हमारे यहाँ कोई खान खदान तो है नहीं। किसी प्रदेश को सोने की खान है तो किसी को हीरे की खान है, किसी को सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा मिला हुआ है। और आप जानते हैं कि समुद्री किनारा होने का मतलब है अकूत समुद्रिक संपत्ति। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास नदियां हैं, जो जल संसाधन है, संयोग से वो विभाग भी मेरे पास है, लेकिन हमारे भौगोलिक अवस्थिति के कारण वो हमारे लिए संसाधन तो हैं जी, लेकिन वो ज्यादातर अभिशाप के रूप में हो जाती है। बाढ़ की समस्या आप जानते हैं। इस देश का कोई राज्य नहीं है जिसका 73% भूभाग बाढ़ प्रवण हो, यानी फ्लड प्रोन। जी, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारभूत संरचना विकसित करते हैं सरकार की योजनाओं से, एक बाढ़ की प्रलयंकारी बाढ़ आती है, हजारों करोड़ की योजनाएं तबाह कर देती है। हम लोग राज्य की तरफ से उस समस्या के अस्थायी निदान के बारे में लगातार प्रयत्नशील है। निदान भी सामने है कि उसमें उच्च स्तरीय बांध यानी हाई लेवल डैम का निर्माण करके उस समस्या का अस्थायी निदान एक तरह से किया जा सकता है, सोचा जा सकता है जी। लेकिन बांध निर्माण के लिए हम लोग प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी नदी में अगर हाई लेवल डैम बनना है तो वो उसके अपर रीचेज में बनेगा, जो स्वाभाविक रूप से हम लोग के यहाँ उत्तर बिहार में जो नदियां हैं, आप बिहार के भूगोल को समझिएगा, नदियों का जाल बिछा है, लेकिन उत्तर बिहार की सारी नदियां नेपाल से आती हैं और दक्षिण बिहार की सारी नदियां झारखंड से लेके मध्य प्रदेश से लेके जबलपुर तक से आती हैं और सब अंत में गंगा में मिल के सारा पानी बंगाल की खाड़ी होते हिंद महासागर में पहुंच जाता है। ये हमारा भूगोल है। बारिश नेपाल में होती है, बाढ़ बिहार में आती है। हम लोग चाह के भी उसका निदान नहीं कर पाते। अभी पिछले साल 24 की जो बाढ़ आई,
समझिए पिछला सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप लोग कोसी बराज का नाम सुने होइएगा, वहाँ जो बाढ़ की या मैंने जल स्तर ऊंचा उठने का जो गेज लगाया गया है, गेज रीडिंग मीटर जो है, उसकी बात छोड़िए, वो बराज और गेज के ऊपर से पानी बह गया। ये बाढ़ की स्थिति भयावह हो। लेकिन डैम बनाने की बात भारत सरकार के साथ नेपाल के इलाके में, वो मुझे लगता है 3 दशक से भी ज्यादा समय से हो रही है। आप और इसमें थोड़ा समय बढ़ा सकते हैं जी, उससे ज्यादा 4 दशक भी 4, कर सकते हैं। हाँ। तो ये प्रगति क्यों नहीं हो रही है, जबकि प्रॉब्लम इसलिए सबको मालूम है। अभी हमने बताया ना जी एक तो नेपाल की स्थिति समझिए, जी अभी की स्थिति नहीं भी छोड़ दें, जी अभी तो खैर मैंने असाधारण अस्वाभाविक या ऐतिहासिक रूप से बुरी स्थिति में नेपाल चला गया है, लेकिन इसके पहले भी कभी वहाँ पर बिल्कुल स्टेबल और जिसका पूरे कंट्री पे फुल रिट चलता हो, मैंने जी। पूरा कमांड में हो, ये स्थिति वहाँ अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश नहीं बन पाती है। जी इसके पहले भी आपने देखा है कि कितने, अब यही स्थिति जो हुआ, अभी जो वहाँ पर जो कहिए एजिटेशन हुआ, सरकार बदल गई, कल से वहाँ नई सरकार आ गई है, जी इसके पीछे कारण भी वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जी जो राजनीतिक अस्थिरता है। लगातार कितने प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं। हालांकि हम लोग की सारी सहानुभूति नेपाल के लोगों के साथ है कि ईश्वर करें कि वहाँ जल्द अस्थाई सरकार बने और लोगों के भरोसे की सरकार बने, क्योंकि नेपाल में स्थिर सरकार बनना और नेपाल में एक स्थिर शासन होना भारत के हित में सबसे अधिक आवश्यक है। नेपाल अस्थिर होता है तो उसका कुप्रभाव भारत पर भी पड़ता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वहाँ ऐसी स्थिति होती है। और हम इसमें तो व्यक्तिगत रूप से संयोग से 2010 से 15 यानी 10-15 साल पहले भी इस विभाग का मैं मंत्री था। उस समय मैंने नेपाल जाके भी बात की थी, लेकिन ये जो डैम जहाँ बनना है वो इलाका है, वो हिली एरिया में एकदम समझिए दुर्गम इलाके में बसता है। वहाँ वो लोग के अधिकारी भी जाना नहीं चाहते, इसलिए दिक्कत हो रही है। हालांकि हम लोगों ने उसके वैकल्पिक व्यवस्था पर भी सोचा है, लेकिन वो उतना कारगर हो ही नहीं सकता, क्योंकि डैम बनेगा तो बाढ़ और नेपाल से थोड़ा निकल कर आते हैं एसआईआर पर। विपक्ष काफी तल्ख है इस मुद्दे पर, लेकिन आप खामोश हैं, क्या कारण है? हम तो यही आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि विपक्ष तल्ख है, तल्खी की वजह क्या आप या बिहार के लोग जान पाए? हमको जरा बता दीजिए, कोई आदमी जानता हो जो उनके तल्खी की वजह है? क्योंकि आप याद करिए कि जिस समय एसआईआर की बात हुई, घोषणा हुई, यहाँ पर जबरदस्ती समाज के एक समुदाय को उस एसआईआर के निशाने पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की गई। ये एसआईआर हो रहा है, इनके विरुद्ध साजिश हो रही है, इनके विरुद्ध साजिश हो रही है। और जब एसआईआर ने जो काम किया उसके आंकड़े वाजे हुए, मतलब स्पष्ट हुए, लोगों ने जाना, उनकी पोल ही खुल गई कि जैसे आप समझ रहे होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं कि जबरदस्ती किसी खास समुदाय को किसी चीज के निशाने पर रखकर उसके हमदर्दी का सर्टिफिकेट लेके उसका चुनावी लाभ लेने को जब आतुर हो जाता है आदमी, तो ऐसे ही किसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसको खुद समझ में नहीं आता है जब किधर जाना है। आखिर एसआईआर का विरोध करके अंत में कहाँ गए लोग, बताइए? जब सारा बिहार घूम लिए तो अंत में सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने सब अपने कार्यकर्ताओं को कहा जल्दी जल्दी फॉर्म भर के वोटर बन जाओ।
एक सवाल और जब शुरू कर रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम एसआईआर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। अब बताइए आप क्या इसका अर्थ समझते हैं कि हम एसआईआर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। इसी से जुड़ा हम लोग तो हम तो असेंबली में पूछे थे, जब उन्होंने कहा कि साल भर मतलब 1 महीने का जो अभी टाइम मिला था, जिसको हाउस सर्वे कहते हैं या हाउस जो माने उसको माने जो सब घरे घरे जाके जो सर्वे डोर टू डोर करते जो हैं, जाना था, वो उसको घर शुमारी कहते हैं उसकी भाषा में। वो जो हुआ था 1 महीने में हुआ था, तो हम असेंबली में संयोग से उस समय हाउस चल रहा था। असेंबली में नेता प्रतिपक्ष से लेकर जितने विपक्षी दलों के नेता थे, सभी ने कहा जी 1 महीने में कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो हमने असेंबली में भी बताया था कि भाई 2003 की बात, हमने 2-3 की बात कही थी कि ये एसआईआर जो होता है ये कुछ अंतराल पर होता है, लगभग 20-25 वर्षों के अंतराल पर एक बार एसआईआर होता है, मैंने गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण। वैसे सामान्य पुनरीक्षण हर चुनाव से पहले होता है, लेकिन विशेष और गहन पुनरीक्षण ये एक अंतराल के बाद होता है। पिछली दफ़ा 2003 में हुआ था। उस समय भी जो ये हाउस टू हाउस सर्वे हुआ था, हाउस लिस्टिंग हुई थी, घर शुमारी हुई थी, वो भी 1 ही महीने में हुई थी। जब वो डेट हमने बता दिया कि 15 जुलाई से 14 अगस्त 2002 जी 1 महीना जी 1 महीना में पिछली दफा भी ये काम हुई जब उन्हीं की हुकूमत बिहार में थी, तब तो वो कर दिए थे और कहे कि आसानी से हो गया। तो वही हमने पूछा कि भाई आपकी हुकूमत थी, आपने भी 1 महीना में किया था, और आज हम लोग या हम क्या, मतलब वो तो इलेक्शन कमीशन करवाता है, कोई हम करवाते हैं, बिहार सरकार कराती है या केंद्र सरकार कराती है, ऐसी भी बात नहीं है जी। वो तो चुनाव आयोग कराता है। तो उस समय अगर 1 महीने में हो सकता है तो अभी क्यों नहीं? अभी तो और डेवलप्ड आईटी का जमाना है जी बिल्कुल, अभी तो और सूचना तंत्र जी इतना विकसित हो गया है कि 2003 के जमाने से आज तुलना भी नहीं हो सकती। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है। बिहार में घुसपैठ काफ़ी हो गया है और इसलिए यह बहुत ही खतरनाक भी है और चिंताजनक। आप क्या मानते हैं कि बिहार में घुसपैठ, और ये खबरें भी आई थी अखबारों में छपी कि म्यांमार, बांग्लादेश और बाकी दूसरे देशों के नागरिक घुसपैठ करके यहाँ माने बिहार की सीमा में आ गए हैं बड़ी संख्या में। इस पर आपका क्या कहना है? घुसपैठ को आप बता दीजिए, अभी तक के काल में किसी ने अच्छा कहा है क्या? हमको तो ये बताइए ना कि घुसपैठ को अच्छा या वाजिब कौन मानता है? लेकिन वोटर की बात जो होती है, एक चीज हमेशा समझना चाहिए कि निवासी होना और मतदाता होना, ये दोनों में फर्क है। निवासी कोई हो सकता है, जैसे यहाँ पर रहते हैं निवासी हो गए, लेकिन मतदाता वही होता है जो इस देश का नागरिक होता है। और ये हम कोई हमारी परिभाषा नहीं है, ये आपका संविधान कहता है कि जैसे कोई भी अधिकार जो है, कोई सबसे जो कहिए पायस पवित्र अधिकार जो हम लोग को संविधान देता है, या सबसे सख्त अधिकार जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसमें स्वतंत्रता से लेकर सब अधिकार है, वो सारे लोगों को प्राप्त है। संविधान की भाषा पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फंडामेंटल राइट्स में पढ़िएगा तो राइट टू इक्वालिटी या लिबर्टी जो है, उसमें वर्ड यूज है कि एनी पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन का जो भी है। जी जी जी। लेकिन जहाँ मतदाता बनने की बात है, उसमें संविधान यूज करता है एनी सिटीजन। यही सटल डिफरेंस है जिसको समझना पड़ेगा। जी,
कि एनी सिटीजन हुएवर अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब जो भी नागरिक है जो 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है उसको इस देश का मतदाता बनने का अधिकार है। सीधी बात। विजय जी, पिछले 2 महीनों में कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिसको लोक लुभावन कह सकते हैं। पहले डेवलपमेंट अलग तरीके से चल रहा था, अभी ऐसी योजनाएं आ रही हैं जो सीधे पैसा जो है लाभुक को मिले, जैसे कि मान लीजिए कि बिजली फ्री होने का मामला हो, महिला रोजगार का भी जो घोषणा हुई है अभी जस्ट, सभी कई वेतन बढ़ोतरी की घोषणाएं हुई हैं। तो क्या कुछ एनडीए को डर है जो कि ये इन 2 महीनों में इस तरह की घोषणाएं लगातार आ रही हैं? तो जिस सरकार को अगर चुनाव से डर नहीं है वो विकास का काम नहीं करती है, लोगों को मदद नहीं करती है। आखिर ये सरकार कल्याणकारी राज्य है। आपका संविधान स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट मानता है। जो राज्य अपने संसाधन कुछ वैसे तबकों को, वंचित तबकों को मदद करने के लिए भी संसाधन लगाएगा विकास के साथ, जैसे समानता का अधिकार है ना, राइट टू इक्वालिटी, या जो कानून के सामने कहते हैं सब लोग बराबर हैं, उसमें दोनों चीज़ होता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं इक्वल लॉ फॉर इक्वल्स। अगर हम आप समान हैं तो हम पर आप पर एक ही कानून लागू होगा, बट अनइक्वल लॉ फॉर अनइक्वल्स। अगर असमानता बहुत अधिक है तो दोनों को अलग तरीके से सरकार को ट्रीट करना है। जैसे अगर रेस लगाना है, कोई हम आप जैसा आदमी के साथ कोई मान लीजिए डिसेबल कहता है कि दोनों दौड़ो, जो दौड़ेगा उसी को हम मानेंगे, तो कभी भी तेरा कर जी। इसलिए वो सब संवैधानिक रूप से जो प्रावधान है उसी के तहत कल्याणकारी राज्य होने के नाते वो फैसले लिए गए हैं, और स्वाभाविक रूप से अगर लोगों को फायदा होता है, लोगों का झुकाव सरकार की तरफ बढ़ता है, तो विपक्षी दलों को लगता है कि लोक लुभावन है, ये लोग वोट के लिए कर। आखिरी सवाल, कोई काम ऐसा है जो वोट के लिए नहीं होता है। जो काम करते हैं पब्लिक को फायदा होता है तो उसको अच्छा लगता है। आखिरी सवाल, चुनाव में कितनी सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं? अब सीटें हम कहाँ से गिन पाएंगे भाई, हम लोग तो एक सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमको जो माहौल दिख रहा है जी बिल्कुल उसी आधार पर हम लोगों का प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस पिछले सभी वर्षों या सभी चुनावों से बेहतर होगा, हमें यही उम्मीद। जी, ये था हमारा आखिरी सवाल, और इसी के साथ ये संवाद श्रद्धेय विजय कुमार चौधरी जी से हम समाप्त करते हैं, और आपके प्रति आभार खबर परिवार की ओर से, आपके प्रति कृतज्ञता कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।